हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अ चैनल मुकेश कश्यप माई सेल्फ वैशाली। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री। बच्चों केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि अभी तक आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो आपने 10th में पढ़ी होगी अपनी साइंस के साथ मिक्स करके, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स एक साइंस के प्रॉपर सब्जेक्ट में आपने पढ़ी होगी। लेकिन अब क्या है, अब आपके साथ ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब क्या है, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स अलग है और बायोलॉजी बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। यानी कि अब आप यहाँ पे आपको 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ने, अब आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ पाएगा। और बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर्स पुट किए जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, इस टाइप का भी कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, उनके बीच में से आपको क्वेश्चन मिला करेंगे 11th क्लास में भी और 12th में भी, और आगे भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हो उसमें भी अब यही होगा। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ और उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करें जो हमारी क्लास 11th का है, वो है रसायन की कुछ मूल अवधारणा, यानी सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक बातें पढ़नी है केमिस्ट्री के बारे में जो हमें केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, और उन्हीं के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है आखिर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री होती क्या है। तो बच्चों केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है, यानी वो विज्ञान है जिसके अंदर हम संगठन, किसी पदार्थ के संगठन का, संगठन मतलब वो कैसे बना है, उसके गुणधर्मों यानी उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, और उसकी होने वाली क्रियाओं यानी उसकी किस किस के साथ क्रिया कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है रसायन विज्ञान? वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ के संगठन, उसके गुणधर्मों और क्या करते हैं उसकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, रसायन विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा है। आपकी इसी बेसिस पे 2 बुक्स भी हैं, एक फर्स्ट बुक है, एक सेकंड बुक है। मैं बता दूं कि ये फर्स्ट बुक का चैप्टर है आपका अकार्बनिक रसायन का। तो इसी तरीके से हमने रसायन विज्ञान को 2 भागों में बांटा है, जिनमें पहला कौन सा है, अकार्बनिक रसायन, और दूसरा है कार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये आप इसे फर्स्ट बुक बोलते हो, इसे आप सेकंड बुक बोलते हो। तो जो है आपका अकार्बनिक रसायन से चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट बुक से आपका ये चैप्टर हमने लिया हुआ है। बच्चों हम बता देते हैं कि कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन आखिर होता क्या है। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी अपनी 10th क्लास में। ठीक है, नहीं देखी है तो आप गूगल पे डाल दो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी आप डालो, पीरियोडिक टेबल के डालोगे, या फिर आप अपनी बुक में सर्च करोगे तो आपको बुक में भी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों उसमें क्या है, तत्व होते हैं, 118 तत्व हैं उसके अंदर। तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, उन्हीं तत्वों के ऊपर अध्ययन करते हैं, उन्हीं के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो उन तत्वों से कनेक्ट होता है। तो बच्चों जो अकार्बनिक रसायन है और कार्बनिक रसायन है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है जिसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी वो 6ठे नंबर है आवर्त सारणी में। तो बच्चों ये इसके बहुत अपर रूप होते हैं। अपर रूप आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी क्या होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे टॉपिक नहीं है ये बात करने का, लेकिन आप ये समझ लो इसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे। तो ठीक है, उनके ऊपर स्टडी बहुत लंबी है, इसलिए हमने क्या किया, उसको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिया, यानी कार्बनिक रसायन बना दिया है। इस कार्बन को छोड़कर पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, अकार्बनिक रसायन के अंदर जाते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो कुछ होगा वो बिना कार्बन के पढ़ेंगे, और यहाँ जो कुछ पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो हमें कॉन्सेप्ट्स लेने छोटे छोटे। पहले मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊंगी जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो बच्चों देखो, अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है हमारा द्रव्य। आपको पता है कि ये आप 8th में, 9th में, 10th में मुझे पता पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे बच्चे बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सब चीज़ों की शुरुआत होती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है, तो हमें ज़रूरी है कि हम एक बार इसके बारे में फिर से थोड़ा बहुत जान लें। तो देखो बच्चों, द्रव्य क्या होता है, वह सब कुछ जिसमें भार होता है और वो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। वो सब कुछ, जैसे ये मार्कर है, कोई बेंच है, कोई बुक है, ठीक है, आप उसे कहीं पे रखोगे, इसको मैं कहीं रखूंगी तो ये जगह घेरेगा, इसमें कुछ वेट है ना, तो क्या होते हैं, वो द्रव्य के अंदर आते हैं। अच्छा बच्चों, द्रव्य को हमने 3 अवस्थाओं में बांट रखा है। उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, पहली होती है हमारी ठोस, दूसरी होती है हमारी द्रव, तीसरी गैस, यानी कौन कौन सी, सॉलिड,
लिक्विड और गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं जिनमें हमने इन्हें बांटा है। आप सब जानते हो वैसे तो ठोस द्रव क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी हो एक बार मेरी भी सुन लेना। तो देखो बच्चों, क्या होता है ठोस, जिनमें अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण मतलब जो जिनसे मिलके वो बना है। ठीक है, कोई भी परमाणु अणु जो भी है सब पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, जिससे भी मिलके वो बना है वो कण, वो क्या होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं एक दूसरे के, यानी बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास पास में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जबकि द्रव में क्या होता है, द्रव में ये जो कण होते हैं वे थोड़े से दूर आ जाते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से। और गैस में क्या होता है, गैस में ये अवयवी कण बहुत ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या करना है बच्चों, हमें डेफिनेशन में ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो हमारे समझने की बात है। आप डेफिनेशन किस तरीके से दोगे, ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ और इनके बीच में विभेद करने का बता रही हूँ कि क्या होगा, वो आप किस तरीके से करोगे। तो बच्चों हम किस तरीके से करते हैं, अगर हम ठोसों की बात करें तो ठोसों में हम कहते हैं कि इनका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किस तरीके से आयतन और आकार निश्चित होते हैं, देखो बच्चों, ये जो है जैसे मार कर रही, क्या एक ठोस है। अब मैं क्या करूँ, इस पे बल लगाओ, इस पे प्रेशर लगाऊं, तो मैं जब इस पे प्रेशर लगाऊंगी, बल लगाऊंगी, तो क्या होगा, ये बच्चों इसका कोई शेप थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन ये थोड़ी कि ऐसे मैंने प्रेशर लगाया और ये सिलेंडर था तो ये क्या हो गया, क्यूब में बदल गया, यानी घन बन गया, ये वर्ग बन गया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो इसका क्या है, आकार निश्चित है, जो है वो है, ये टूट सकता है लेकिन आकार नहीं बदल सकते। इसी तरीके से क्या है, इसका आयतन निश्चित है, आप इसे जहां रख रहे हो जितना ये है उतना ही रहेगा, इसका आयतन जितना है वो उतना ही रहेगा। आप कहीं भी इसे रख दो, किसी भी बर्तन में रख दो, किसी बॉटल में रख दो, आयतन सेम रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं। जबकि बच्चों अगर हम द्रव में बात करते हैं तो द्रव में हम क्या कहते हैं कि द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। वो कैसे, आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, उसे आपने बोतल में भर रखा था तो उसका आकार कैसा था, वो बोतल जैसा था। आपने उसे भगोने में पलटा किसी, ठीक है, आकार कैसा हो गया, वो राउंड हो गया, यानी गोल हो गया भगोने में जाके। लेकिन क्या आयतन बदल गया उसका, मतलब पानी 1 लीटर था, भगोने में डाल के 5 लीटर थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो उतना ही, यानी जितना वो स्थान घेर रहा है उतना ही तो रहेगा, आयतन तो चेंज नहीं होगा। अब अगर बच्चों हम बात करें गैस के बारे में, तो गैस में हम कहते हैं कि ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। वो चीज़ कैसे कि आयतन आकार निश्चित नहीं है, आकार तो आपको पता है गैस का निश्चित नहीं है, क्योंकि आप उसे देख भी नहीं सकते, देख सकते भी हो तो फिर वो कोई शेप तो उसकी होती नहीं है। लेकिन आयतन कैसे हम कह सकते हैं, अब बच्चे सोचो, मैंने इसे छोटी सी बॉटल में किसी गैस को भर रखा था, ठीक है, तो वो छोटी सी बॉटल में पूरी तरीके से फैली हुई थी। अब मैंने क्या करा, उसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या हुआ, वो बड़े कंटेनर में भी पूरा स्पेस लेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे जो पूरा कंटेनर है उसमें सिर्फ आधे हिस्से में रहेगी तो पूरे में, यानी उसका जितना आयतन है वो घेरेगी तो सारा, आयतन तो सारा घेरेगी, भले से वो कम है लेकिन आयतन वो सारा घेरेगी उसका। ठीक है, यानी क्वांटिटी की बात नहीं होती, आयतन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, सारी क्वांटिटीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों होप सो कि आपको इन तीनों में फ़र्क भी पता चल गया होगा, इनकी डेफिनेशन भी पता चल गई। बहुत ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं आगे जाके। ठीक है, पूरे चैप्टर्स हैं इनके ऊपर, तो बच्चों इन पे आपको आगे बहुत कुछ डिटेल में स्टडी करना है। तो बच्चों अब हमने द्रव्य की अवस्था पढ़ ली, अब हम द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। तो बच्चों द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला है मिश्रण, दूसरा शुद्ध पदार्थ। फिर बच्चों क्या करते हैं, हम मिश्रण को 2 भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में। फिर इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिकों में। फिर बच्चों तत्व को हम 4 और भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारे आते हैं धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। ये वही तत्व हैं जो आपको आपकी आवर्त सारणी में मिलते हैं और वो सब इसी रूप में बटे होते हैं, कुछ धातु कुछ अधातु, पी ब्लॉक एफ ब्लॉक करके वो इसी तरीके से बटे होते हैं। जो यौगिक है उसे हमने 2 भागों में बांटा है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ये वही है जैसे रसायन होता है कि जिसमें कार्बन का जिक्र आए वो कार्बनिक यौगिक, जिसमें अकार्बन का आए वो, मतलब कार्बन नहीं आए वो अकार्बनिक यौगिक। तो बच्चों पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, मिश्रण को फिर हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने वहाँ पे शुद्ध पदार्थ लिखा था लेकिन मैंने यहाँ पे शुद्ध का यूज़ नहीं किया, वो क्यों नहीं किया वो बात आपको अभी पता चल जाएगी। तो बच्चों देखो पदार्थ होता क्या है, पदार्थ एक द्रव्य का ही प्रकार है, क्योंकि द्रव्य से निकला है, द्रव्य का प्रकार है। लेकिन क्या होता है, इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, अलग गुण होते हैं और एक निश्चित संगठन होता है। जैसे कि सब चीज़ पदार्थ है क्योंकि हर चीज़ भार है, सब में सब स्थान घेर रही है, सब में पदार्थ वो है, मतलब सभी क्या है, पदार्थ है। लेकिन हमने उन पदार्थों को अलग अलग बांटा है,
देखो बच्चों, जो सॉलिड है यानी जिनके कण आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम पास पास है, उन्हें हमने क्या कह दिया कि ये ठोस पदार्थ है। जो सारे लिक्विड फॉर्म में, उन्हें कह दिया ये द्रव्य पदार्थ है। लिक्विड फॉर्म वाले पदार्थ सारे लिक्विड है ये सब, ठीक है। इस तरीके से जिनमें कुछ खुशबू आती है, उनकी अलग क्वालिटी क्या है कि वो खुशबू आती है, तो हमने कहा ये सुगंधित पदार्थ है। तो यानी जिनका एक अलग निश्चित संगठन होता है, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उसके बेसिस पे, और जिनकी क्वालिटीज होती है उसके बेसिस पे हम द्रव्य को जिन भागों में बांट देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पदार्थ कह देते हैं, ठीक है। और बच्चों, मैंने शुद्ध क्यों नहीं लिखा? शुद्ध ना लिखने का रीजन ये है क्योंकि कुछ भी जो इस दुनिया में है वो बिल्कुल 100% प्योर नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खोट जरूर होता है, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ 100% शुद्ध नहीं होता, 100% प्योर नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे शुद्ध वर्ड का यूज नहीं किया है। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं पदार्थ के भागों के बारे में। तो बच्चों, पदार्थ के हमारे दो भाग थे, एक तत्व था और दूसरा यौगिक था। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्व के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ होगा, आप उस पर हमें मैसेज करके और नोट्स ले सकते हो, और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको एक मैसेज करना है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो हम तत्व की तरफ बढ़ते हैं हमने। तो बच्चों, तत्व क्या होता है? ठीक है, तत्व वह पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम द्वारा और सरल पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। बच्चों, बात समझना क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक क्या होता है। पहले ये देखो, भौतिक का आप ये समझ लो कि जो बाहर से हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसे वो देखने में कैसी है चीज़, सूंघने में कैसी है, उसका कलर कैसा है, ये सब क्या है, उसकी भौतिक गुण है, ये सब उसकी भौतिक बातें हैं। रासायनिक क्या है कि अगर वो पानी के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या कर रहा है, अगर वो इसके साथ क्रिया कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसकी जो क्रियाएं हैं वो कहाँ लेते हैं हम? रासायनिक में। जो ऊपरी रूप है उसे कहाँ लेते हैं? भौतिक में लेते हैं। तो यानी किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा हम क्या ना कर सके, तत्व को और आगे सरल भाग में नहीं तोड़ सकते। कुछ का कमेंट आ जाएगा कि अभी तोड़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे किसी कण की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, कणों में तोड़ने की बात मैंने की ही नहीं, वो थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, वो अलग है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जैसे कि लोहा है, आप जानते हो तत्व क्या है? कॉपर है, चांदी है, लोहा है, ठीक है, एल्युमिनियम है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? तत्व ही है। पीरियोडिक टेबल से तो उठे हैं, आवर्त सारणी से लिया हमने। तो क्या है, आप लोहा है, लोहे को आप तोड़ो किसी तरीके से, तो तोड़ोगे उसे, टुकड़े हो जाएंगे उसके, वो टूट जाएगा, लेकिन रहेगा तो तब भी लोहा ही, थोड़ी की हथौड़ी मार के तोड़ने पे वो चांदी बन जाएगा, रहेगा वो तब भी लोहा ही। यानी आप भौतिक प्रक्रम लगा लो, कोई रासायनिक प्रक्रम उस पर लगा लो, क्या रहेगा? वो तब भी लोहा ही रहेगा, उसे आप तोड़ नहीं सकते, किसी और पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब बच्चों, तत्वों को हमने किस में बांटा है? 4 भागों में और बांटा गया है तत्वों को। अब हम उन 4 भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, तत्व हमारे 4 भागों में थे, धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। पहले हम धातु और धातु के बारे में पढ़ते हैं। वो मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, ताकि इसके बीच में हम अंतर भी कर सकें और इनकी डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, हम इनको अंतर भी करते चलेंगे इनमें, और क्या करते चलेंगे, साथ साथ इनको समझते भी चलेंगे। तो बच्चों, जो पहला पॉइंट है हमारा, वो होता है धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप अब तक पढ़ चुके होंगे, 10th क्लास से आए हो, नहीं पढ़ा है तो आप और आगे पढ़ोगे, लेकिन ये समझो कि तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये समझ लो कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमेशा उस पर प्लस आएगा, देने वाला अमीर है तो आप समझ लो उस पर प्लस, और जो लेता है उस पर माइनस आएगा। बस आप ये 2 बातें ध्यान रख के चलो कि जो देगा उस पर प्लस आएगा और जो लेगा उस पर माइनस आएगा। तो जो धातु होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी देती है। तो जब दे रही है तो क्या होगा? उन पे प्लस आएगा, प्लस को बोलते हैं धनायन। तो क्या होती है इनमें? इलेक्ट्रॉन त्यागती है और क्या बनाती है? धनायन बनाती है धातुएं, ठीक है। जबकि अधातु की हम बात करें तो ये उल्टा करती हैं। ये क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ग्रहण मतलब लेती हैं, और सिंपल सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगी तो अभी बताया कि लेने वाले पे क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस यानी ऋणायन, और क्या करती है? ऋणायन बनाती हैं, ठीक है। क्या करती है? ऋणायन बनाती हैं। ये त्यागती हैं और वो ग्रहण करती है। ये धनायन बनाएंगी, वो ऋणायन बनाएंगी, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, और क्वथनांक वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उच्च के लिए मैं एरो ऊपर बना रही हूँ। और इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं?
थोड़े नीचे होते हैं, मैं नहीं कह रही बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ धातुओं की अपेक्षा नीचे होती हैं। और ये भी नहीं कि ये हर जगह वर्क करेगा, कहीं पे इसका तोड़ हो सकता है कि हाँ कहीं पे धातु से ज़्यादा गलनांक या क्वथनांक वाली निकल आए। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस अपवाद हमेशा चलते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ का तोड़ मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो बच्चों गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, पहले बात समझते हैं कि गलनांक होता है वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु जिस पे कोई भी पदार्थ क्या होता है गलना शुरू कर देता है। और क्वथनांक होता है वह बिंदु जिस पे कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, उबलना शुरू कर दे। जैसे आप अगर जल की बात करो तो जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है जल का, ठीक है, उस पर वो उबलना स्टार्ट कर रहा है। जबकि बर्फ जमती किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 भी डिग्री आप ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा, वो गलना शुरू कर देगी। तो यानी 1 डिग्री भी क्या है, उसका गलनांक है। 1 डिग्री से ऊपर तो है ही है, लेकिन 1 डिग्री उसका क्या है, गलनांक होगा। क्योंकि 0 से जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर पड़ोगे तो क्या होगी, बर्फ गलना स्टार्ट कर देती है। तो जो पदार्थ गलना स्टार्ट कर दे, जिस टेम्परेचर जिस पॉइंट पे, वो गलनांक है, और जिस पे उबलना स्टार्ट कर दे वो क्वथनांक है। तो बच्चों धातुएं जो होती हैं उनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो धातुएं होती है वो क्या होती हैं कि उन्हें आपको टाइम लगता है पिघलाने में भी, और उबालना तो आप तब करोगे, पहले पिघलाओगे, लिक्विड में लाओगे तब उबालोगे, ठीक है। तो पहले तो उन्हें गलाने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अधातु होती है वो धातु की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी सी जल्दी गल जाती हैं, जल्दी उबल जाती हैं, यानी उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े से लो होते हैं, इनके थोड़े से हाई होते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा तन्यता और आघातवर्धीनता। ठीक है, ये वाला जो गुण होता है इसके अंदर होता है, जबकि जो तन्यता और आघातवर्धीनता का गुण है ये गुण इनके अंदर नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तन्यता और आघातवर्धीनता क्या है, पहले बच्चों तन्यता समझो। तन्यता मतलब होता है खींचना, क्योंकि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा खींच सकती है। आपको पता है कि जो गोल्ड होता है, सोना होता है, बहुत हल्के में उसकी काफ़ी अच्छी ज्वेलरीज बन जाती है, यानी 10 ग्राम में 1 ग्राम में इस टाइप से क्या होता है, बहुत जल्दी उसकी ज्वेलरीज बन जाती हैं। तो यानी उसकी तन्यता क्या होती है, बहुत ज़्यादा है, यानी उसका खिंचाव बहुत ज़्यादा है। आप बहुत लंबा तार खींच सकते हो उसके अंदर, ठीक है। जबकि अधातुएं क्या होती हैं, ऐसा नहीं होता, मतलब धातुओं में सभी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना सोना। लाइक चांदी नहीं है, चांदी आपने देखा होगा किलो में बात करते हो आप, किलो में ज्वेलरीज बनती है उसकी, क्यों, क्योंकि वो इतनी अच्छी तन्यता गुण नहीं रखती। जो सोना और प्लैटिनम है वो बहुत अच्छे तन्य धातु है, बहुत अच्छी तन्यता होती है, सोने की सबसे ज़्यादा तन्यता होती है, इसलिए हम उसकी ज्वेलरीज बना पाते हैं ईजिली, ठीक है। तो इनमें जो होता है तन्यता गुण बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जो अधातु होती है उनमें ये नहीं होता। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं आघातवर्धीनता की, तो क्या है आघातवर्धीनता, आपने देखा होगा कि कभी जो वो होते हैं कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे पे हथौड़ा मारते रहते हैं। कोई टीन है, टीन की जो शीटें होती हैं उन पे हथौड़ा मारते हैं, उनका क्या करते हैं, शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यानी वो क्या करते हैं, आघात मतलब चोट और वर्धनीयता मतलब सहना, यानी ये क्या होती है, आघात को सह सकती है, ठीक है। वो आप मारोगे तो वो शेप चेंज कर लेंगी, लेकिन इतनी इजीली टूटेंगी नहीं, टूट जाएंगी लेकिन इतनी इजीली नहीं, इनमें गुण है। जबकि अधातु क्या है, आपने कोई अधातु लो और एकदम हथौड़ा मारो, एकदम क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, उसमें आघात सहन करने का गुण नहीं हो पाता है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत इनकी सुचालक होती है, जबकि ये जो होती है ये इनकी कुचालक होती है। ये क्या होती है, कुचालक होती है। अब सुचालक कुचालक क्या है, ये विद्युत और ऊष्मा की, यानी सुचालक मतलब जिसके अंदर से विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, वो क्या है, सुचालक है। जिसके अंदर से हीट पास हो सके, यानी वो गर्म हो जाए इजीली, ठीक है, उसमें गर्मी आ जाए एकदम से। जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ गर्म कर रहे हो और आप अगर चम्मच उसमें छोड़ देते हो, मेटल की चम्मच, प्लास्टिक की नहीं, प्लास्टिक की तो पिघल जाएगी, लेकिन आप मेटल की अगर उसमें छोड़ दो, धातु की, तो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है। यानी वो हीट की क्या है, सुचालक है, कंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत क्या होती है, वो भी क्या होती है, ऊष्मा की, वो विद्युत की भी सुचालक होती है, कौन, धातुएं, ठीक है। तभी कहते हैं अगर करंट होता है तो अब लोहे की या किसी धातु की चीज़ से उसे नहीं छूना चाहिए, आपको लकड़ी का यूज़ करना चाहिए उसकी जगह। तो अधातुएं जो होती है ये क्या होती है, कुचालक होती है। इनके अंदर से ना तो ऊष्मा
पास हो सकती है, ना ही क्या हो सकता है, विद्युत पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। अब वाद है, मैंने बताया था केमिस्ट्री में हर जगह वाद मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये बातें आपको नोट्स में सब मिल जाएंगी, जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, जो मैं बता रही हूँ वही नोट्स में बिल्कुल लिखा होगा। ओके, तो अब हम ना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और लास्ट पॉइंट। तो बच्चों इसमें क्या है कि इनके जो घनत्व होते हैं वो एक तो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इनके जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। घनत्व मतलब बच्चों, घनत्व का अंदाज आप कैसे लगाते हो, घनत्व का लगाते हो जितना ज़्यादा भार होगा, जो द्रव्यमान होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है घनत्व के द्रव्यमान। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, घनत्व होता है। तो जो धातु होती है आपको पता है उनके द्रव्यमान ज़्यादा होंगे, अधातुओं के मुकाबले ज़्यादा भारी होती हैं ये, तो ये घनत्व इनके ज़्यादा होते हैं, जबकि इनके घनत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। तो बच्चों ये थे इनके पॉइंट्स। और भी बहुत सी बातें हैं जिनके आधार पर आप इन्हें अलग कर सकते हो, लेकिन हम सब कुछ एक बार में नहीं पढ़ सकते। तो मुझे जितना लगा कि आपके लिए सही होगा, मैंने ये उतना ही चूज़ किया है इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे धातु और अधातु के बारे में हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब जो इसकी बची है मिश्र धातु और उपधातु, उसको हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर देना है कि जो सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है, ठीक है। और सबसे, अगर आपको पता हो कि सबसे बेकार कौन सी होती है आप वो भी बता देना, लेकिन मेरा क्वेश्चन बाय द वे ये है कि जो सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक कौन होती है। तो अगर हम पूछें कि किसमें सबसे अच्छी करंट पास होगी तो वो कौन सी मेटल होगी जिसके अंदर ऐसा होगा। और बच्चों एक क्वेश्चन और था मेरा, जो मैंने पीछे आपको समझाया था कि द्रव्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्थान घेरता है, उनमें भार होता है। तो जो हवा होती है क्या वो द्रव्य है या नहीं, और अगर है तो आप इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो और आप आगे और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो इसका ये नहीं आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, आप घर पे भी आराम से पढ़ सकते हो इसी तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी स्टे, बी हेल्दी।